नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आरटीआई एक्टिविस्ट जितेंद्र। आज एक ख़ास विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं और वो है आरटीआई कब, किसे और क्यों करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के मन में कि आरटीआई जो है यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये जो एक्ट है ये कंप्लेंट मैकेनिज़्म है। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम आरटीआई के ज़रिए कंप्लेंट कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप अपना समय, आप अपना पैसा, आप पीआईओ का समय भी बर्बाद कर रहे हैं और उनके ऊपर आप लोड बढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। आरटीआई जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, यानी कि सूचना का अधिकार है। आप इसमें सिर्फ सूचना मांग सकते हैं। आप इसको प्लीज़ कंप्लेंट मैकेनिज़्म ना लें, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ऐसा होता है कि अब गए सरकारी दफ्तर में, बाबू से बात किया, बाबू साहब से, और बाबू साहब ने कहा कि भाई तेरा काम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। 3-4 दिन टरकाया तो आप आए और आपने मूड बना के आरटीआई डाल दिया। तो आरटीआई एक कंप्लेंट मैकेनिज़्म नहीं है। उससे आप सिर्फ उनके ऊपर एक लोड क्रिएट कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 10 दिन बाद आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको उन्होंने जवाब दिया तो भी बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो भी बहुत बढ़िया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं और पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आज का जो स्लाइड है, मैं किसी भी सेक्शंस के ऊपर डिस्कस नहीं करने जा रहा। मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, कुछ ज्ञान की बातें बताऊंगा जो मेरे पास है, जो मेरे तजुर्बे से है, कि आरटीआई करना किसे चाहिए, कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और किस तरीके से करें ताकि आपको अच्छे से अच्छा और जल्दी से जल्दी जवाब मिले। तो फटाफट मैं चलता हूँ प्रेजेंटेशन स्लाइड की तरफ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम जो है एक अच्छा और इफ़ेक्टिव वो कर सकते हैं, एक आरटीआई एप्लीकेशन लिख सकते हैं और कब और कैसे करना चाहिए। स्क्रीन की तरफ। तो अब हम आ गए हैं स्क्रीन की तरफ और आज का जो सेशन है वो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के ऊपर। और हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। और आज हम जो निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, पहला है कि आरटीआई एक्ट क्या है, यानी कि आरटीआई एक्ट के बारे में जानकारी देंगे हम आपको कि कब से लागू हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आरटीआई कब, किसे और क्यों करना चाहिए, जैसे आरटीआई आवेदन कब लिखना चाहिए, कौन आरटीआई एक्ट के तहत आवेदन लिख सकता है और आरटीआई आवेदन लिखने के पीछे मकसद क्या होना चाहिए और आरटीआई के लिए क्या क्या ज़रूरी है। आरटीआई आवेदन लिखने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जो हमें पता होनी चाहिए एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट, ताकि हमें हमारा समय वेस्ट ना हो, हमारा पैसा वेस्ट ना हो और हमें एक अच्छी जानकारी सही ढंग से मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और ये प्रेजेंटेशन वीडियो मेरे द्वारा तैयार की गई है। आप मुझसे संपर्क में रह सकते हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप लोग प्लीज़ हमसे कनेक्ट करके रहिए और ज़्यादा जानकारी आपको वहाँ से भी मिलती रहेगी। आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और जनहित में लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं फटाफट। आरटीआई एक्ट क्या है? तो आरटीआई एक्ट यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में आरटीआई के रूप में भी जानते हैं, ये एक क्रांतिकारी एक्ट है, क्रांतिकारी अधिनियम है और जिसका मकसद जो था वो भारत में सरकारी दफ्तरों में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं के निरंतर प्रयासों के बाद यह अधिनियम 2005 में अस्तित्व में आया। यानी कि जो एंटी करप्शन एक्टिविस्ट थे उनके बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद जो है यह एक्ट जो है वो 2005 में लागू हुआ। तो सबसे पहले तो जितने भी एंटी करप्शन एक्टिविस्ट इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिन्होंने निरंतर मेहनत किया, उन सबको बहुत 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 प्रणाम और धन्यवाद कि उनकी वजह से हमारे हाथ में एक ऐसा हथियार, जिसे हम कहते हैं आम आदमी का हथियार, सूचना का अधिकार, वो आया, जिसकी वजह से हम अपने जनहित के काम और पर्सनल काम दोनों भी जो है वो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत थोड़ी सी आसानी से करवा लेते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि यह मैंने आपको पहले भी बताया या अभी फिर से बता रहा हूं कि यह शिकायत का प्लेटफॉर्म नहीं है, यह सूचना इकट्ठा करने का प्लेटफॉर्म है। हाँ, यदि आपको प्राप्त सूचना में
कुछ गलत आपको मिलता है, आप उसमें कुछ गलत पाते हैं, तो निश्चित ही आप अलग से उसकी शिकायत कर सकते हैं। अब यह डिपेंड करता है कि आपको सूचना किस टाइप की मिली है, किस लेवल की उसमें गड़बड़ी है, और उसी हिसाब से आप जो है जो अधिकारी हैं उनका चयन करके उनको शिकायत कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ग्रामीण लेवल की आपने सूचना मांगी थी, उसमें आपने कुछ गड़बड़ी पाई है, तो डेफिनेटली आप बीडीओ को यानी कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनको कर सकते हैं। आपने ब्लॉक लेवल की सूचना मांगी थी, उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो आप एसडीओ को कर सकते हैं। आपने सब डिविजनल लेवल पे कुछ सूचना मांगी थी, उसमें कुछ गड़बड़ी आपको लग रही है, तो आप इसकी शिकायत डीएम को कर सकते हैं या डीडीसी को कर सकते हैं। तो ये शिकायत का प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज़ इसको कंप्लेंट मैकेनिज्म की तरह ट्रीट मत कीजिए। आप अपना समय, आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट है। अब आपके अधिकार क्या क्या है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आरटीआई एक्ट के तहत आप क्या क्या कर सकते हैं, ये आपका बहुत जानना ज़रूरी है। तो आप जो है कार्य यानी कि आप कोई भी काम है, डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी रिकॉर्ड्स है, उसका आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स के नोट्स या उसके एक्सट्रैक्ट्स या उसकी अटेस्टेड कॉपियाँ मांग सकते हैं। आप सामग्री के प्रमाणित नमूने ले सकते हैं, यानी कि कोई भी आइटम है उसका आप अप्रूव्ड सैंपल भी उससे मांग सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई सड़क बन रही है, सड़क बनते समय कंक्रीट टेस्टिंग होती है, तो उसका अप्रूव्ड होता है, तो आप वो भी सैंपल मांग सकते हैं और उसको जो है आप अपनी जो आपके गांव में या आपके मोहल्ले में जो सड़क बनी है उससे आप मैच करवा सकते हैं। और इससे जो है आपका एक, यदि उसने बहुत सही काम किया है तो बहुत बढ़िया, यदि गलत काम किया है तो जो अप्रूव्ड सैंपल से वो सड़क कभी मैच करेगी नहीं, तो आप इसकी शिकायत इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि इट्स नॉट ए कंप्लेंट मैकेनिज्म बट इट्स ए एविडेंस कलेक्शन मैकेनिज्म। तो आप इसके ज़रिए एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा साथ में आप जो है, आपका कोई व्यक्तिगत काम रुक रहा है तो आप उसकी भी जानकारी जो है आप आरटीआई के माध्यम से ले सकते हैं। मगर ये याद रखिएगा कि इसमें थर्ड पार्टी जानकारी नहीं मिलती है, तो आप अपनी जानकारी आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, या फिर जो जनहित की जानकारियां हैं वो आप इनसे मांग सकते हैं। अब किस फॉर्म में यानी कि किस प्रारूप में आपको डाटा चाहिए, तो आप डाटा जो है वो प्रिंट आउट, डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में मांग सकते हैं। मगर इसकी भी एक जानकारी, शर्त ये है कि वो उस माध्यम में होना ज़रूरी है। यदि उस माध्यम में नहीं होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और इसकी एक लिमिटेशंस और भी है कि यदि वो 2, 3, 4 पेज का है तब तक तो जो हमारे पीआईओ होते हैं वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड नहीं करेंगे। मगर यदि ये ज़्यादा पेज का होगा तो नियम अनुसार आपको 2 रुपये प्रति पेज जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। और इसकी भी आपको प्रॉपर डिमांड लेटर आएगा पीआईओ की तरफ से कि भाई आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो 40 पन्नों का है तो आपको 80 रुपये जमा कराने हैं। बिना डिमांड लेटर के आप ना कराएं। और एक चीज़ और इसमें मैं जानकारी में ऐड कर दूं कि यह भी जो है 30 दिन के अंदर होना है। यदि 30 दिन के अंदर ऐसा नहीं करते हैं वो, तो उनको ये जानकारी फ्री में देनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक आपके लिए था। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी ज़रूरत क्यों है। तो सूचना का अधिकार एक्ट जो है, इसका जो मेन पर्पस था वो था कि जो सिटीजन्स हैं हमारे इंडियन सिटीजन्स, उनको पावरफुल बनाना और सरकार के कामकाज में पारदर्शिता, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो डेली वर्किंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना, यानी कि जवाबदेही को बढ़ावा देना। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि सरकार के पास अपना एक पैसा नहीं है, एक चवन्नी भी नहीं है, एक अठन्नी भी नहीं है। ये सारा का सारा पैसा जो है ये हम एज एन आम नागरिक 3 रुपए की बिस्किट से लेकर के 3000 करोड़ का भी कोई सेवा या सामान खरीदते हैं, उस पर हम टैक्स पे करते हैं, जीएसटी जिसको आप लोग जानते हैं। वही टैक्स का पैसा जो है वो सरकार के पास जाता है और सरकार उन्हीं पैसों को हमारे गांव, कस्बे, मोहल्ला, प्रखंड, जिला में डेवलपमेंट के नाम पर और सरकारी कर्मचारियों के तनख्वाह के नाम पर जो है वो खर्च करती है। तो पैसा तो हमारा है, वो तो सिर्फ एक कस्टडियन है सरकार, जो हम अपने हिसाब से हर 5 साल पे बदलते रहते हैं। तो हमें ये ट्रांसपेरेंसी का राइट्स मिला है कि भैया पैसा आपका है, खर्च करने के लिए हम बैठे हैं। अब हमसे कोई गड़बड़ी ना हो या फिर जानबूझ के
या अनजाने में, उसको रोकने के लिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम आपको आरटीआई एक्ट दे रहे हैं, ताकि आप इसका इस्तेमाल कीजिए और हमसे पूछिए कि भाई इतने पैसे जो है इस प्रोजेक्ट में खर्च हुए थे, वो प्रोजेक्ट जो है वो बताओ, प्रोजेक्ट क्यों नहीं हुआ, यदि हुआ तो कितने में टेंडर पास हुआ, टेंडर पास हुआ तो वो काम क्यों नहीं हुआ, काम में देरी क्यों है, अप्रूव्ड सैंपल क्या था, क्या क्या काम होना था और क्या क्या हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप उसमें पूछ सकते हैं। और यह एक्ट जो है वो हमारे नागरिकों को सरकार की एक्टिविटीज़ के बारे में इन्फॉर्म करने का, सूचित करने का एक बहुत ही बड़ा कदम है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कब, किसे और क्यों करना चाहिए। आपको आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल कब करना चाहिए? जब आपको सरकारी विभाग से कोई सूचना लेनी हो या किसी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपी लेनी हो तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, भारतीय नागरिक जो सूचना का गलत उपयोग ना करे वो इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरा, कब नहीं करनी चाहिए, तो शिकायत के लिहाज से इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ब्लैकमेल के उद्देश्य से भी इसका इस्तेमाल ना करें, यह कानूनन जुर्म है। ब्लैकमेल का कहने का मतलब कि कई बार लोग किसी सरकारी दफ्तर में आरटीआई लगाते हैं और वहाँ पे तो आपको पता ही है गड़बड़ी तो है ही, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन लेकर के उनको ब्लैकमेल भी करते हैं, तो ये एक कानूनन जुर्म है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप जनहित के लिए करें, आपका स्वागत है। और एक ही आवेदन बार बार ना करें, कि लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी बहुत बदल करके जो है ना बार बार आवेदन करते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी जो है पीआईओ आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। अब दो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा कि आरटीआई एक्ट के तहत दो फर्स्ट स्टेज पे जो है वो दो लोग कनेक्टेड होते हैं। पहला पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और दूसरा एप्लीकेंट, यानी कि लोक सूचना अधिकारी और आवेदक। अब लोक सूचना अधिकारी कौन है? पीआईओ यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वे ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें पब्लिक अथॉरिटी द्वारा सभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और उनके जो ऑफिसेज होते हैं वो एक्ट के तहत उनको नॉमिनेट किया जाता है कि भाई आप इस ऑफिस में, पीआईओ आपको प्रभार दिया जाता है और जितने भी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आपके पास आवेदन आएंगे ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनको सूचना प्रदान किया जाए। तो हर ऑफिस में, हर विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी होते ही होते हैं, उनको प्रभार दिया जाता है, या तो अलग से होते हैं या फिर कई बार जो है वो एग्जिस्टिंग अधिकारी जो होते हैं उनको ही प्रभार दिया जाता है। तो आप लोग कभी भी जो एप्लीकेशन लिखें वो किसी अन्य पद के नाम से ना लिखें, हमेशा आप लिखिएगा लोक सूचना अधिकारी। वो ऑटोमेटिक जो भी लोक सूचना अधिकारी है वो उनके पास पहुंच जाएगा, या जिनके पास प्रभार है उनके पास पहुंच जाएगा। और दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है आवेदक, यानी कि आवेदक भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि कोई भी भारतीय नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी राज्य या केंद्र में, किसी भी भाग में उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन भेज सकता है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मान लीजिए कि मध्य प्रदेश से हैं और दिल्ली में अपनी रोजी रोटी के लिए बैठे हैं, तो अब वो ये पूछते हैं कि सर मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, मैं एमपी में आरटीआई कैसे लगाऊं? आप लगा सकते हैं, आप कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आपका एड्रेस मध्य प्रदेश का है, आपका एड्रेस दिल्ली का है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। और यह ध्यान में रखिएगा कि कोई भी सूचना जो आपको मिलने जा रही है उसका आप गलत इस्तेमाल ना करें, जो कि स्पेशली इंडिया के, भारत के संप्रभुता और यूनिटी के खिलाफ हो। अब परिस्थिति जो आज की है उसमें आपको दो चीज़ें निश्चित आपके पास होना चाहिए आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करने से पहले। पहला है सब्र, यानी कि पेशेंस। आपके पास यदि पेशेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास कई बार इन्फॉर्मेशन जो है वो आएगी नहीं, कई बार गलत आएगी, कई बार आधी अधूरी आएगी, कई बार गुमराह करने वाली आएगी। तो ऐसे में आपका पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, आपके पास सब्र होना बहुत ज़रूरी है कि अब हमको करना क्या है। कई बार लोग क्या होता है ना, मैंने आपको बताया कि लड़के आ गए, आरटीआई लगा दिया, तो अब आरटीआई लगा दिया, उसने आपको भेजा नहीं, अब नहीं भेजा तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपके पास सब्र होना चाहिए, आप छोड़ दीजिएगा, छोड़ यार कौन इस टेंशन में पड़े। या कई बार ऐसा होता है कि आपको वो जवाब देंगे ही नहीं। अब आपको जवाब नहीं देंगे तो आपके पास ये पेशेंस होना चाहिए कि आप उसको अपील कर सकें, और अपील के लिए आपके पास ज्ञान का होना ज़रूरी है।
अब ज्ञान के लिए मेरी तरफ से जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। फिलहाल मैंने एक बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी जो देवेंद्र कुमार सिंह द्वारा लिखी गई है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, बहुत ही सरल शब्दों में है। आप ये इस बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप RTI एक्ट 2005 की जो PDF कॉपी है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, और इसका लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो दो चीज़ें हैं, सब्र और ज्ञान, ये आपके पास होना चाहिए। यदि सब्र नहीं है आपके पास तो भी आप ना करें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और यदि आपके पास RTI एक्ट का ज्ञान नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो भी आपके पैसे और समय वेस्ट होने जा रहे हैं 90% केसेस में। अब RTI आवेदन लिखने से पहले क्या पता होना चाहिए, आपको क्या सोचना चाहिए, यह स्पष्ट होना है आपके पास कि भैया आपको इन्फॉर्मेशन क्या लेना है। मतलब आप गुमराह करने वाला इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते कि भैया मुझे ये भेज दो वो भेज दो। आपको स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या सूचना चाहिए, आपको किस विभाग से सूचना लेना है, ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कई बार लोगों को यही नहीं पता होता है कि अभी ये जो काम है ये किस डिपार्टमेंट का है। तो आप इसको थोड़ा सा गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, जो लोग जानकार हैं सरकारी दफ्तरों के उनसे थोड़ा सा पूछिए। दूसरा, क्या आप इंतज़ार करने को तैयार हैं अगर लोक सूचना अधिकारी ने समय पर सूचना नहीं दिया? यदि आप इंतज़ार करने को तैयार हैं तो बहुत बढ़िया, आप परफेक्ट हैं, आप बिल्कुल कीजिए। क्योंकि इंडिया में जो मेरा तजुर्बा है वो यही है कि आपको जल्दी जवाब नहीं मिलेगा, आपको वेट करना होगा। और क्या आप प्रथम अपील के लिए भविष्य में जाएंगे? अगर ज़रूरी होगा तो यह भी बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए उसने आपको जवाब नहीं दिया, तो क्या आप रेडी हैं जाने के लिए? तो आपको ये चीज़ मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि हाँ मैं जाऊँगा। यदि जवाब नहीं मिलेगा, आप नहीं जाएंगे, तो फिर आपको हो सकता है कि 90% केसेस में आपको जवाब ही नहीं मिलता है। तो आपके पैसे गया वेस्ट, आपका समय गया वेस्ट। अब उसके आगे भी एक कड़ी है कि क्या आप राज्य या केंद्र सूचना आयोग में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं जब आपको बुलाया जाए? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब प्रथम अपील से भी आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो आप अपनी शिकायत कीजिएगा राज्य सूचना आयोग में या केंद्र सूचना आयोग में। तो वहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा या फिर आपको अपना एक अधिवक्ता नियुक्त करना होगा जो आपके बिहाफ पे प्रेजेंट हो सके। और जितने भी राज्य या केंद्र सूचना आयोग हैं वो राजधानी में हैं। अब मान लीजिए कि मैं मध्य प्रदेश के बहुत ही सुदूर इलाके में हूँ और मध्य प्रदेश की राजधानी में राज्य सूचना आयोग है। अब मैंने शिकायत तो कर दी, अब मुझे वहाँ से डेट भी आ गया, अब मैं अपने कामकाज में बिजी हूँ, तो क्या मैं वहाँ जा पाऊँगा? यदि मैं नहीं जा पाऊँगा तो क्या मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं किसी अधिवक्ता को नियुक्त कर सकूँ? यदि हाँ, तो निश्चित ही आपको RTI एक्ट करना चाहिए और आपको आवेदन का प्रारूप आपको पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों के पहले जो है आप RTI आवेदन ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। आवेदन का प्रारूप प्राप्त करने के लिए आप हमसे हमारी वेबसाइट जिम्मेदारभारत.org के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। अवेयरनेस हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको RTI के विषय पर अपने ज्ञान को साझा करें ताकि आप खुद से आवेदन लिख सकें। मगर संपूर्ण भारत से व्यक्तिगत कॉल या मेल का जवाब देना भी संभव नहीं हो पाता है। अगर फिर भी आप हमसे व्यक्तिगत सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारी प्रीमियम सेवा का लाभ ले सकते हैं। जितने भी लिंक्स हैं यूट्यूब के, फेसबुक के, ट्विटर के, इंस्टाग्राम के और व्हाट्सएप पे, वो सभी मैंने ग्रुप में डाल दिया है। आप लोग निश्चित ही उसको ज्वाइन कीजिए। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारे वेबसाइट जिम्मेदारभारत.org को विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे फेसबुक @जिम्मेदारभारत, ट्विटर @जिम्मेदारभारत, इंस्टाग्राम @जिम्मेदारभारत और यूट्यूब @जिम्मेदारभारत पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप निश्चित ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप इस वीडियो को जनहित में शेयर भी कीजिएगा और आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं। हमने आपके सारे लिंक्स जो हैं वो डाल दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा आप कमेंट्स करके, और आप किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं RTI से संबंधित, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।